आइए अब खबर विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर। राहुल गांधी का बयान एक बार फिर से सामने आया है। राहुल ने भारत की मुस्लिम लीग पार्टी को सेक्युलर बताया, जिसके बाद से वो एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने इस बयान को लेकर राहुल पर जमकर निशाना साधा। नए नए पैंतरे आजमा रहा है। राहुल गांधी विदेशी धरती से पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे और मोदी विरोध में अपने ही देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे। लेकिन राहुल गांधी के उस बयान पर विवाद और बढ़ गया, जब अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. जिस पार्टी में करीब 90% मुस्लिम हैं, जिस मुस्लिम लीग के पुनर्गठन के खिलाफ नेहरू थे, जिस मुस्लिम लीग की जड़ें जिन्ना की पार्टी से हैं, उसे धर्मनिरपेक्ष बताने पर बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया और राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे दी। बीजेपी नेता और प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पहले मुस्लिम लीग को बीजेपी से जोड़ती थी और राहुल अब कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। अब ये मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिनके द्वारा विभाजन का षड्यंत्र रचा गया और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस। देश का विभाजन करने वाले लोग हैं और आज कांग्रेस हाशिए पर इसलिए पड़ी है कि देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार किया। राहुल गांधी ने जो कहा है, मैं उसे सहमत हूं। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे। ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। यूँ तो राहुल गांधी ने इन दिनों विवादित बयानबाजी वाली अपनी छवि बना ली है, लेकिन मुस्लिम लीग का इतिहास देखते हुए उनका बयान हैरान करने वाला है। हम पर तो वो आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, ये बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है और ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। उनकी आत्मा में जिन्ना रहता है और हिंदी समझ में ना आए तो रूह में रहता है जिन्ना कांग्रेस के या राहुल गांधी के। ये ज्यादा खतरनाक है। मुस्लिम लीग का इतिहास। मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ था। भारत को आजादी मिलने के बाद ही इसे भंग कर दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और बांग्लादेश में ऑल इंडिया आवामी मुस्लिम लीग बनी और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948 में अपने अस्तित्व में आई। बुद्धिजीवी IUML को जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शाखा बताते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी के सेक्युलर वाले बयान पर संग्राम छिड़ा है। तो ये सेक्युलरिज्म बिल्कुल राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था, उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी। देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो दल है, जो सोच है, वो तो सेकुलर कहलाती है, पर हिंदू टेरर हो जाता है, सैफरन टेरर हो जाता है। किस प्रकार से कृष्ण जी जिहाद का पाठ सिखा रहे थे अर्जुन जी को, ये भी कह लेते हैं। तो ये उनकी विकृत वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। खैर, जिस तरह राहुल गांधी अपनी बयानबाजी से इन दिनों चर्चा में है, उसका विरोध भी हो रहा है, तो कुछ दल उनके उल जलूल बयानबाजी के समर्थन में भी हैं, क्योंकि अब बात करेंगे मोदी सरकार के एक और मास्टर स्ट्रोक की। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। आम चुनाव से पहले ही देश भर में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। समान नागरिक संहिता कानून लागू करके केंद्र की मोदी सरकार एक और अपना संकल्प पूरा करने की ओर बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस देशव्यापी कानून को बनाने में उत्तराखंड का UCC ड्राफ्ट मददगार बनेगा। रिपोर्ट देखें। क्या लोकसभा चुनाव से पहले देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी? जी हां, इस बड़े सवाल का जवाब जल्द ही मिलने की उम्मीद है।
माना जा रहा है कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मोदी सरकार अपना एक और संकल्प पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट फाइनल स्टेज में है। उम्मीद जताई जा रही है कि 30 जून तक कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। केंद्र सरकार को उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कानून का इंतजार है। भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान वायदा किया था कि वो राज्य में यूसीसी लागू करेगी। चुनाव में जीत के बाद सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाने में देर नहीं लगाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दावा कर चुके हैं कि ये कानून देश के लिए नजीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट सहित कई अदालतें भी वक्त वक्त पर देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत बता चुकी हैं। आसान भाषा में समान नागरिक संहिता का मतलब धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर देश में एक समान कानून लागू करना होता है। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद पूरे देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद जैसे सामाजिक मुद्दे सभी एक समान कानून के तहत आ जाते हैं। इससे धर्म के आधार पर कोई अलग कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होती। समान नागरिक संहिता की अवधारणा है कि इससे सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से राजनीति में सुधार की उम्मीद है। सीएए, राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक के बाद मोदी सरकार का ये एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम बदलने की मांग उठ रही है। मशहूर गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर ने सीएम शिवराज से भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग की और इस पर सियासत भी गर्म हो गई। देखिए। आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला की इस मांग पर सियासत गर्मा गई है। मनोज मुंतशिर ने गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान ये मांग रखी। सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा कि आपने एमपी में गुलामी के प्रतीक गिरा दिए। इस्लाम नगर जगदीशपुर हो गया, नसरुल्लागंज भैरुंदा हो गया, हबीबगंज रानी कमलापति स्टेशन हो गया और अब राजा भोज के पावन नगर का नाम भोजपाल होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग, कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से दान की प्रवृत्ति चली जाएगी। नई चीजें बनने की बजाय सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करी जा रही है। वो हमीदिया अस्पताल जिसको किसी ने दान किया, जिसको किसी ने अपनी जगह दी, और उसको नाम बदलने से क्या होगा? कल से दान की प्रवृत्ति खत्म। ऐसा इन्होंने महाकाल मंदिर पे किया था। जिन लोगों ने अपने परिजनों के उसके अंदर महाकाल में कमरे बनवाए थे, उनके कमरे तोड़ दिए। आज वो भी परिजन परेशान है कि हमने इसलिए हमारे परिवारों ने दिया था कि वो नाम चले। ये दान की प्रवृत्ति को खत्म कर रहे हैं। आगे लोग दान करने से सोचेंगे और ये घृणा और नफरत वाले लोग मूल मुद्दों पे बात करें। मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, यहाँ पे रोज कर्जा लिया जा रहा है। इसके ऊपर चर्चा करें, कैसे किसान को न्याय मिले, कैसे गरीब को। ये मुद्दा मध्य प्रदेश का नहीं है, सिर्फ कैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटके। कांग्रेस नाम बदलने को मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताती है, नाम पर सियासत का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी मनोज मुंतशिर के इस मांग के समर्थन में है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भोपाल का नाम बदलने का प्रस्ताव पहले भी आया था, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये ऐसा पहले भी प्रस्ताव आया था, पर उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने ही ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा था कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए, पर कांग्रेस की सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब आगे देखेंगे। नाम बदलने पर देश में लंबे समय से सियासत जारी है। एमपी में भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं और अब मनोज मुंतशिर शुक्ला ने भोपाल का नाम बदलने की मांग रख दी है। इस पर सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भूल भुलैया आपने देखी भले ही ना हो, लेकिन इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। गरीबों के लिए सरकारी सिस्टम बस इसी भूल भुलैया के समान है। कितना भी घूम लो, वहीं आकर खड़े हो जाना है। खंडवा का एक लाचार पिता भी इसी भूल भुलैया में फंस कर रह गया। देखिए।
सूबे में योजनाओं की है धूम, लेकिन फिर भी एक बेबस लाचार बिता रहा है खून। इस व्हील चेयर पर सोनू नाम का यह बच्चा ही नहीं है, बल्कि व्हील चेयर पर सरकारी व्यवस्था विराजमान है। जो धक्का लगाने पर ही आगे बढ़ सकती है, लेकिन सवाल ये कि धक्का कौन लगाएगा। जगदीश यानी दुनिया का भगवान, लेकिन हरसूद का यह जगदीश इतना बेबस, इतना लाचार है कि न तो अपने मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे का इलाज करा पा रहा है, न ही बीमार पत्नी की तीमारदारी। काम के नाम पर जंगल से लकड़ी काटकर बेचना और उससे मिले चंद पैसों में घर चलाना मजबूरी है। हसरत, चाहत या गुहार जो कहिए, बस एक सरकारी घर की है। और कम से कम 20 बार यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आ गया। अभी कुछ 1 रुपए का मतलब, अरे रुपए का क्या है, मतलब 2000 रुपये ऑपरेशन हुआ था जब ये कलेक्टर ऑफिस में से मतलब मिले थे। बस इसके अलावा कुछ अभी तक ये कहीं नहीं हुआ है। अब घर बार चाहते हैं और ये बच्चे के लिए अच्छी सुविधा चाहते हैं। अब ऐसे में सरकारी दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगवाकर एक बेबस को घन चक्कर बना देने की व्यवस्था कटघरे में क्यों न खड़ी की जाए। वो तो 20वीं बार के चक्कर में जगदीश की किस्मत अच्छी थी जो निगम के नेता प्रतिपक्ष मिल गए। मदद भी की और सवाल उठाया, पूछा कि इतनी योजनाएं, इतने दावे, इतना ढिंढोरा पीटने के हंगामे के बीच जगदीश जैसे लोग क्यों और कैसे अब भी सिर्फ चक्कर लगाते हैं। देखिए, ये लोग विकलांग है और इनकी माताजी का भी स्वास्थ्य खराब है, वो भी विकलांग है। जो पति है उनका वो ठीक है। उसका कहना है कि मैं 20 बार कलेक्टर ऑफिस आ चुका हूँ, मैं उसकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि मुझे आवाज दिया जाए, क्योंकि ये लोग, मैं अगर कहीं काम पे जाऊंगा तो ये लोग घर पे आराम से रह सकते। इसलिए बोले मुझे जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें से मेरे को अगर कुछ योजनाएं मिल जाए तो बोले मेरा घर बन जाएगा, तो मेरा घर संसार बन जाएगा। लेकिन आप देखिए, सरकार कहने को तो बोलती है कि हम संबल योजना चलाते हैं, हम आवास योजना चलाते हैं, हम आयुष्मान कार्ड चलाते हैं, हम विकलांगों को किसी प्रकार की कोई कमी होने नहीं देंगे, हम उनके जीवन के उद्धार के लिए हम कई स्कीमें लाते हैं। तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग ऐसे भटक रहे हैं चिलचिलाती धूप में। ये लोग कलेक्टर के 20-20 राउंड लगा रहे हैं। 20 बार कलेक्ट्रेट और 2 बार मंत्रालय के चक्कर लगा चुके इस परिवार को मदद की बात अब अधिकारी कहते हैं, मानो परिवार पर एहसान किया जा रहा है। छनेरा से जगदीश और उनका परिवार यहाँ आया है कलेक्टर ऑफिस। इनका बच्चा जो है 12 साल का है और वो शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग है, और इन्होंने बताया है कि इनको आवास की जरूरत है छनेरा में। तो इनकी डिटेल ले ली गई है और उसमें आगे इसका परीक्षण करा के उनको आवास उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इनको पीडीएस का लाभ मिल रहा है, पेंशन का लाभ मिल रहा है। इनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, संबल नहीं है, तो वो आज इनको तत्काल उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। धन्य है ये सिस्टम और धन्य है उसमें बैठे जिम्मेदार जो जाग तो गए। 20 चक्करों के बाद अब जगदीश का आधार कार्ड अपडेट हो गया, संबल आयुष्मान योजना का कार्ड भी बन रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ एक बेबस और लाचार जगदीश का नहीं। सच तो यह है कि व्हील चेयर पर बैठी नियम कायदों के जाल में उलझी ये व्यवस्था उम्मीद से आने वाले को भी नाउम्मीदी के ऐसे अंधेरे में धकेल देती है जिससे पार पाना नामुमकिन सा हो जाता है। खंडवा से न्यूज़ 18 के लिए अमित जायसवाल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन भी पूरा रायगढ़ राममय नजर आया। देशी विदेशी मंडलियों ने मंच से रामलीला का मंचन किया और भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। रायगढ़ राममय है। दंडकारण्य में अरण्यकांड ने सबको श्री राम की भक्ति में सराबोर कर दिया है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन देशी विदेशी मंडलियों ने रामलीला कर हर तरफ आस्था और भक्ति घोल दी। मंत्र जाप मम
दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। महोत्सव के दूसरे दिन 8 राज्यों की रामायण मंडली ने मंचन किया। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ की मंडलियों ने पूरे माहौल को राममय बना दिया। राम भजन की गूंज ने कानों में मिठास घोल दी। प्रभु राम की छवि में खोट दिखा, देवराज इंद्र का बेटा जन्म। हमारा मन मोह गया। दंडकारण्य वो क्षेत्र है जहां भगवान श्री राम ने वनवास का एक लंबा वक्त गुजारा था। यहाँ प्रभु श्री राम की यादें बसी हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या और शबरी माँ का भी प्रदेश है। ऐसे में हर क्षेत्र में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन और भी ज्यादा खास हो जाता है। रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसकी थीम रामायण के अरण्यकांड पर आधारित है। कार्यक्रम के मंच को अरण्यकांड की थीम पर ही सजाया गया है। इस महोत्सव में अरण्यकांड पर आधारित राम कथा की प्रस्तुति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंडलियों द्वारा दी जा रही है। अरण्यकांड तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का ऐसा हिस्सा है जिसमें भगवान राम के वनवास के दिनों का जिक्र है, जिसमें सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास किया था। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 3 जून तक चलेगा। इस दौरान इंडोनेशिया और कंबोडिया के रामायण दलों का मंचन राम की व्यापकता को दिखा रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों में रामायण के जो रूप प्रचलित हैं, उन्हें रायगढ़ में देखना लोगों के लिए अनूठा अनुभव भी है। हरपाल सिंह खूटे, न्यूज़ 18 रायगढ़। देवभूमि उत्तराखंड में फूलों की घाटी के द्वार खुल गए हैं। पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर फूलों की घाटी को यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है। जून से अक्टूबर तक सैलानी वैली ऑफ फ्लावर्स का दीदार कर सकते हैं। तो चलिए आपको भी सैर कराते हैं इस जन्नत की और साथ ही बताएंगे इसके बारे में कुछ कमाल की जानकारियां। हिमालय की गोद में बसी महक ऐसी कि कोसों दूर तक फिजाओं में जादू घुल जाता है। यूं लगता है मानो धरती पर स्वर्ग का बाग उतर आया हो। देवभूमि में देवताओं के वरदान जैसी फूलों की घाटी। वैसे तो देवभूमि में धार्मिक और पौराणिक महत्व के ना जाने कितने स्थान मौजूद हैं। मान्यता है कि उत्तराखंड की देवभूमि के कण कण में देवों का वास है, लेकिन यहाँ कुदरत की खूबसूरती भी बेमिसाल है। इस भूमि पर सबसे खास है विश्व धरोहर वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स में 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल मिलते हैं। खास बात यह है कि हर 2 हफ्ते के बाद इस घाटी का रंग बदल जाता है। फूलों की घाटी न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ सैकड़ों बेशकीमती जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। मान्यता है कि प्रभु हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए फूलों की घाटी में ही आए थे।
स्थानीय लोग इसे देवता का निवास स्थल कहते हैं। यहाँ पर दुनिया के दुर्लभ प्रजाति के फूल, वन्य जीव, जंतु, जड़ी बूटियां और पक्षी भी पाए जाते हैं। फूलों की घाटी को सिर्फ गर्मियों की सीजन यानी जून से अक्टूबर के बीच ही खोला जाता है। बाकी दिनों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है। आज से करीब एक सदी पहले तक इस खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर की जानकारी बाहरी दुनिया को कम थी। इसकी खोज का किस्सा दिलचस्प है। 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ, एरिक शिप्टन और R.L. होल्ड्सवर्थ माउंट कैमेट के सफल अभियान से लौटने के दौरान अपना रास्ता भटक गए, जिसके बाद रास्ता खोजते हुए वे ऐसी घाटी में पहुंचे जो फूलों से भरी हुई थी। उन्होंने ही इसे वैली ऑफ फ्लावर का नाम दिया। स्थानीय लोग हमेशा घाटी के अस्तित्व के बारे में जानते थे और मानते थे कि ये परियों और भगवान द्वारा बसाया गया था। 1988 में यूनेस्को ने इस घाटी की अद्भुत सुंदरता, स्वच्छ वातावरण को ध्यान में रखते हुए इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित कर लिया था। इस घाटी में लगभग 500 से अधिक प्रजातियों के रंग बिरंगे सुंदर फूल पाए जाते हैं। फूलों की घाटी से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।